बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे ग्रीन्स थ्योरम को। ग्रीन्स थ्योरम मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट जॉर्ज ग्रीन की वजह से ग्रीन्स थ्योरम कहलाता है। उसने 1828 में पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट, प्रूफ, डायग्राम्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं ग्रीन्स थ्योरम की, तो इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास हम कंसीडर करेंगे एक जो है क्लोज रीजन प्लेन के अंदर, और उसको हम कहेंगे कि वो क्लोज जो रीजन है वो आर है, जिसकी बाउंड्री आउटलाइन जो है वो सी होगी और जिसको रखा जाएगा इनसाइड एन एक्स वाई प्लेन। उसके बाद फिर हम उसके अंदर टू फंक्शंस को मेंशन करेंगे। वो फंक्शन हमारे पास एम एंड एन फंक्शंस होंगे जो कि कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे? एक्स और वाई के फंक्शन होंगे, और उनके कंटिन्यूस डेरिवेटिव यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के एग्जिस्ट करते होंगे उनके डेरिवेटिव्स उसी रीजन आर के अंदर। तो अगर मैंने ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे अगर हम इसको एज इट इज राइट कर दें तो ये हमारे पास कहलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। इसको मैं रीड कर देती हूँ। इफ आर इज अ क्लोज रीजन इन एक्स वाई प्लेन bounded by a simple closed curve C, and if m and n are continuous function of x and y, and also m and n have continuous derivative in that region R, then it is known as Green's theorem statement, और we can write, हम इस स्टेटमेंट को फिर राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। मैंने टू इक्वेशंस यहाँ पे राइट किए हैं। हमने m और n फंक्शन लिए जो कि डिपेंड है किसके ऊपर? x और y के ऊपर। यहाँ पे जो है हमारे पास क्लोज रीजन C वो लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन्स थ्योरम का हमारे पास जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो यही है, ये भी सेव करता है हमारे पास वन स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन को, यानी कि ये लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है सरफेस इंटीग्रल में। यहाँ पे जो R है वो सरफेस को या टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू इंटीग्रल भी जो है हमारे पास टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट को इस तरह से राइट करते हैं मैथमेटिकल फार्मूलिज्म की फॉर्म में, तो वो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम कहलाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर m और n जो है वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल में है, और जो राइट साइड है उसमें वो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल में है या प्लेन के रिस्पेक्टिवली मैंने उनको राइट किया है। तो आपके पास इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है स्टेटमेंट कहलाते हैं ग्रीन्स थ्योरम के। नेक्स्ट जो है इनको मैं डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसी को ही मैंने जो है यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिखा है, यानी कि हमारे पास n और n यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में थे, तो मैंने इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले दोनों फंक्शन भी dx और dy के साथ जो थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको भी मैंने सेपरेटली राइट कर लिया है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर ए का नाम मतलब यह इसलिए दिया है कि इसी स्टेटमेंट को एज इट इज हमने प्रूव करना है नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रीन्स थ्योरम है इसका प्रूफ टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस एंड पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपकी मर्जी, आप जौन से एक्सिस को मर्जी पहले चूज करते हुए उसके पैरेलल को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डायग्राम है और इक्वेशन ऑफ कर्व्स है वो आपको स्टार्ट पर ही डिफाइन करनी पड़ती हैं दोनों ही प्रूफ्स के लिए, यानी पैरेलल अलोंग वाई के लिए भी और पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस के लिए भी आपको इक्वेशन ऑफ कर्व्स को पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है और साथ में डायग्राम को भी क्लियर करना पड़ता है। तो मैं पहले अपनी मर्जी से जो है वाई एक्सिस के पैरेलल चूज कर लेती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जिसके मर्जी एक्स की कर लें या वाई की कर लें, दोनों को ही हमने इसमें करना है। तो जब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें डिफाइन करना होता है इस डायग्राम को। हम कंसीडर कर लेते हैं एक क्लोज्ड कर्व को या एक क्लोज्ड रीजन आर को, जिसकी बाउंड्री आउटलाइन हमारे पास सी होती है। इस बाउंड्री आउटलाइन सी वाले रीजन को हम प्लेस करते हैं, रखते हैं कहाँ पे? एक एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चूज करते हैं, और वो दोनों इस तरह से हम सेट करते हैं, या वो दोनों एक्सिस इस तरह से मीट कर रहे हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन ओ कहलाता है। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जब हम एक क्लोज रीजन आर को रखते हैं और उसकी बाउंड्री आउटलाइन सी है, तो वो आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है, जैसे कि आपको ये ब्लैक आउटलाइन में नजर आ रहा है। अब जो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस लूप की या इस क्लोज रीजन आर की, वो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम है
कि ग्रीन्स ने कहा था कि जो हमारे पास इसका लूप है वो हमेशा ट्रैवर्स करेंगे इन टर्म्स ऑफ और इन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं, एंटी आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बट जो है करेक्ट रिजल्ट्स के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जब हम प्लेन के अंदर रख लेते हैं क्लोज रीजन आर को, तो फिर उसमें उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, और वो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब किसी कर्व को कट करती है तो वो उसको एटमोस्ट 2 पॉइंट्स पर यानी कि मिनिमम जो है 2 पॉइंट्स पर उसको कट कर सकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट दोनों पैरेलल हैं किसके, वाई एक्सिस के। सिमिलरली 2 पॉइंट ई और एक पॉइंट एफ दोनों पैरेलल हैं किसके, वाई एक्सिस के। तो इस तरह से दोनों एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट्स के ऊपर कर्व को कट किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी, ये टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स बनते हैं, 2 वाई के हैं 2 एक्स के हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को चूज करते हुए हम प्रूव करेंगे ग्रीन्स थ्योरम को। तो अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं तो हमारे पास जो लाइंस हैं वो कैपिटल ए से स्मॉल ए तक लाइन होगी और कैपिटल बी से स्मॉल बी तक लाइन होगी पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइंस फिर जो है कट करेंगे किसको, इस कर्व को। और इन लाइंस को हम कह सकते हैं, पॉइंट्स को कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी पॉइंट है वो अपर एक्सट्रीम पॉइंट है और जो ए पॉइंट है वो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पे कट कर रहा है कर्व को। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे लाइंस को, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारे पास ई यानी स्मॉल ई और कैपिटल ई है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं किसके, एक्स एक्सिस के, और ये कट कर रही हैं इस कर्व को 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट अपर एक्सट्रीम पॉइंट एफ कहलाएगा और एक पॉइंट लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ई कहलाएगा। और इस तरह से इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम इक्वेशन ऑफ कर्व्स को राइट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व्स को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट, पहले हम पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए राइट कर देंगे, उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए उसको राइट करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले सर्कुलेशन देखेंगे, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट इस कर्व के ऊपर ए पॉइंट है। उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि दरमियान में ई पॉइंट भी आ रहा है। उसके बाद बी पॉइंट, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए अलोंग किसके, अलोंग वाई एक्सिस के। ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं वाई एक्सिस के। तो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए दरमियान में ई पॉइंट भी आ रहा है, तो हम उसको काउंट कर लेंगे। हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व ए ई और बी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे राइट कर ली इक्वेशन ऑफ कर्व ए ई बी। सिमिलरली अब बी से ए पॉइंट तक एंड करने के लिए सर्कुलेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे जर्नी, तो बी और यहाँ से जाते हुए यहाँ पे एफ पॉइंट भी आ रहा है तो उसको काउंट कर लेंगे और एंड कर देंगे पॉइंट ए पे। तो इट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कर्व आएगी वो आएगी बी एफ और ए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया बी एफ ए। ये दोनों इक्वेशन जो होंगे ये पैरेलल होंगे किसके, वाई एक्सिस के। अब यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ए और बी दोनों पैरेलल हैं किसके लिए, वाई के लिए। अब यानी एक्स के लिए हमें लिमिट्स मिल गई हैं ए और बी। एक्स के लिए हमें लिमिट्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए टू बी मिल गया है। बट अब वाई के लिए जो हम पॉइंट्स पुट करेंगे वो हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफ लिया है, स्मॉल एफ। आपकी मर्जी, आप कुछ और भी ले सकते हैं। f1 ऑफ एक्स और f2 ऑफ एक्स मैंने y के लिए 2 पॉइंट्स चूज किए हैं। अब कुछ बुक्स में और कुछ नोटेशंस में जी भी लिया होता है, स्मॉल जी, तो आप जी के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जो y के लिए लिमिट्स पुट करेंगे f1 ऑफ एक्स और f2 ऑफ एक्स पुट करेंगे किसके लिए, अलोंग y एक्सिस के लिए। उसके बाद स्टूडेंट सिमिलरली अब जो है मैं इक्वेशन ऑफ कर्व्स जो एक्स एक्सिस के लिए हैं उनके लिए भी अभी डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने जो डायग्राम क्रिएट किया है वो मैंने कंबाइन ही क्रिएट किया है ग्रीन्स थ्योरम का दोनों एक्सिस के पैरेलल के लिए। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ कर्व्स को भी मुझे अभी डिफाइन करना होगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व्स के लिए जब हम अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक ये ई वाली और एक एफ वाली लाइन, दोनों पैरेलल हैं किसके, एक्स एक्सिस के। अब ई पॉइंट से हम जो है अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे जो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट है, और एफ जो है अपर एक्सट्रीम पॉइंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ई से जर्नी स्टार्ट होगा। ई से जब हम एफ तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं रास्ते में बी पॉइंट भी पड़ा हुआ है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व जो हमारे पास होगी ई से
बी और एफ के दरमियान होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व ई बी एंड एफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इक्वेशन ऑफ कर्व ई बी एफ। उसके बाद फिर एफ से हम ई पे एंड करेंगे, यानी अपर से अब लोअर पर एंड करेंगे। तो एफ से आते हुए रास्ते में ए पॉइंट भी पड़ा हुआ है तो उसको काउंट कर लेंगे और ई पे एंड कर देंगे। तो एफ ए और ई हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व्स आ जाएंगे, इसलिए मैंने एफ ए ई भी यहाँ पे राइट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वाई के लिए यहाँ पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो ई टू एफ पड़े हुए हैं। ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के लिए और पड़े हुए हैं वाई के ऊपर। तो इट मीन्स हम वाई की लिमिट्स पुट करेंगे ई टू एफ के लिए, और एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो हम F3 ऑफ वाई और F4 ऑफ वाई पुट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे G ऑफ वाई और G ऑफ वाई पुट कर सकते हैं, G1 ऑफ वाई और G2 ऑफ वाई फॉर एक्स एक्सिस, और F1 ऑफ एक्स और F2 ऑफ एक्स आप फॉर वाई एक्सिस के लिए भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि इन इक्वेशंस को अब नेक्स्ट जो है मैं यूज करूंगी, तो इनको मैंने डिफाइन पहले ही कर दिया है। तो स्टूडेंट्स जब हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस, तो मैंने देखें वाई एक्सिस का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था स्टेटमेंट के अंदर इक्वेशन नंबर ए में, वो मैंने चूज कर लिया है। आप देख सकते हैं जो एम का फंक्शन था वो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो फंक्शन जो राइट हैंड साइड पे था वो मैंने लिख लिया है, क्योंकि हमने फंक्शन लिया है एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी एक्स वाई प्लेन डबल इंटीग्रल के लिए आ जाएगा आर, और फंक्शन फिर जो वाई के ऊपर डिपेंडेंट था वो एम था, तो मैंने इसलिए पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स और डी वाई राइट कर लिया। जब हम इस फंक्शन को फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो अलोंग डी एक्स भी है और डी वाई भी है, यानी एक्स और वाई दोनों के अलोंग है। तो हम जो है इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब जो है पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस एक्स के हमारे पास पॉइंट थे ए और बी, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था, तो मैंने एक्स की लिमिट्स फर्स्ट इंटीग्रल के लिए सेट कर दी ए टू बी। सिमिलरली सेकंड इंटीग्रल के लिए हम वाई की लिमिट्स पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स की लिमिट्स पुट कर दी, उसके बाद फिर ये वाई की हमने जो है इक्वेशन ऑफ कर्व से सेट की, F1 ऑफ एक्स और F2 ऑफ एक्स, वो भी मैंने यहाँ पे इंटीग्रल के ऊपर सेट कर दी। तो बाकी जो फंक्शन है ये वाला मैंने एज इट इज राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है और डेरिवेशन है एक दूसरे के इनवर्स होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी यहाँ से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके साथ, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाली उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो मेरे पास फंक्शन है वो रह जाएगा एम और डी एक्स का। एम और डी एक्स को मैंने यहाँ पे वैसे लिख लिया, एक्स और वाई यानी कि वो डिपेंड कर रहा था जो फंक्शन है एक्स और वाई प्लेन के ऊपर, तो इसलिए मैंने उसको भी राइट कर लिया। अब जो है यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी थी F2 ऑफ एक्स और F1 ऑफ एक्स, उनको हम पुट कर देंगे, यानी अपर लिमिट हमारे पास y के लिए F2 ऑफ एक्स आ जाएगी और लोअर लिमिट हमारे पास y के लिए F1 ऑफ एक्स आ जाएगी। तो ये दोनों मैं जो लिमिट्स हैं इनको पुट कर दूंगी किसमें, y वाले फंक्शन में। एक्स की लिमिट्स अभी वैसे ही बाहर पड़ी हुई हैं, वाई वाले फंक्शन में हम ये वाली लिमिट्स को पुट कर देंगे, तो एक्स को वैसे ही मैं लिखूंगी और वाई वाली मैं लिमिट्स को पुट कर दूंगी। आप देखें फर्स्ट इंटीग्रल को मैंने वैसे लिखा, यहाँ से मैंने एम को वैसे लिखा, एक्स को मैंने यहाँ पे वैसे लिखा, और वाई की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट कर दी F2 ऑफ एक्स, आप देख सकते हैं। उसके बाद माइनस फिर एम और एक्स वाला फंक्शन अगेन वैसे ही, उसके बाद लोअर लिमिट, क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिट का रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यूज पुट कर दी और dx को मैंने वैसे ही राइट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे dx को और इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। ए के लिए आपके पास जो वैल्यू है F2 ऑफ एक्स है और दूसरे के लिए F1 ऑफ एक्स है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इनके इंटीग्रेशन को सेपरेट किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर जब मैंने दोनों वैल्यूज को सेपरेट किया था तो उसमें मेरे पास F1 ऑफ एक्स वाली वैल्यू बाद में आ रही थी, माइनस वाली लोअर लिमिट वाली, और 2 वाली पहले आ रही थी, तो मैंने उसको रीअरेंज करने के लिए 1 वाली वैल्यू यानी F1 ऑफ एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, वो माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस आ गया, दूसरी वैल्यू प्लस में थी तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम लिमिट्स को चेंज करें, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को, यानी a टू b है तो इसको b टू a कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में माइनस का साइन आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगी तो आप देख सकते हैं मैंने a टू b था उसको b टू a कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस का साइन। अब अगर हम माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, जस्ट मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया।
अब इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है बाहर कॉमन है उसको मैंने लिखा, और ये हमारे पास जो है एक सिंगल इंटीग्रल रह गया है। दोनों फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंगल इंटीग्रल रह गया है। तो इसलिए मैं इसको फॉर क्लोज लूप, क्योंकि हमारे पास जो m है चाहे वो f2 ऑफ x के लिए चाहे f1 ऑफ x के लिए है, वो उसी रीजन के अंदर लाई कर रहा है और डिपेंड कर रहा है x और y के फंक्शन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों लिमिट जो है f1 ऑफ x और f2 ऑफ x y की लिमिट्स हैं। तो इसलिए मैं इसको जनरल फॉर्म में m इंटू एक्स वाई ऑफ dx लिख सकती हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी। इस एक्सप्रेशन से हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे डबल इंटीग्रल से स्टार्ट लिया था, और ये हमारे पास एंड हो गया है सिंगल इंटीग्रल के ऊपर, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस अब जो है मैंने सारी डायग्राम पहले ही क्लियर कर दी थी। हमारे पास जो लाइंस हैं पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि एफ वाली और ई वाली लाइंस दोनों यूज होंगी, और इसमें हमारे पास जो एफ है वो अपर एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा और जो ई है वो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन ऑफ कर्व्स को सेट करेंगे। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट उसका हिस्सा है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, और जो दूसरा है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जो पैरेलल वाला है उसमें ये वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट और बी वाले पॉइंट काउंट हुए थे, और जो पैरेलल है लॉन्ग एक्स एक्सिस के इसमें पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पे सी और डी के साथ मेंशन किया है। आप इसको ई और एफ के साथ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ई और एफ के साथ मेंशन किया तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेंगे। इसके अलावा जो है फंक्शन, तब मैंने f1 ऑफ x और f2 ऑफ x ही लिया था, और अब मैं f3 ऑफ y और f4 ऑफ y ले रही हूँ। यहाँ पे डायग्राम में g2 ऑफ y और g1 ऑफ y लिया हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे वाले डायग्राम और मेरे वाले कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिफाइन करेंगे तो हम उसी इक्वेशन नंबर ए का दूसरे वाला हिस्सा चूज करेंगे, यानी कि वो वाला फंक्शन लेंगे जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस के लिए हम एन फंक्शन लेंगे क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर, और बाकी वैल्यूज डी एक्स और डी वाई तो हम वैसे ही ले रहे थे। तो ये हमारे पास इंटीग्रल डबल इंटीग्रल है, 2 डायमेंशनल है। तो अब इसको हम जो है डिवाइड करेंगे दोनों लिमिट्स के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट जो इंटीग्रल है वो हमारे पास अब y के लिए होगा और दूसरा x के लिए होगा, क्योंकि पहले हम x और y के लिए कर चुके हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो e टू f आ जाएंगी, y की वैल्यूज क्योंकि y के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो e टू f है। उसके बाद x के लिए जो मैंने इक्वेशन ऑफ कर्व से वैल्यूज निकाली थी वो f3 ऑफ y और f4 ऑफ y थी, तो उनको हम सेट कर देंगे। और सिमिलरली पार्शियल n ऑफ x ओवर पार्शियल ऑफ x dx ओवर dy को हम वैसे का वैसे ही राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट अगेन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन और जो हमारे पास डेरिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो सिर्फ n और वो डिपेंड है एक्स वाई के ऊपर, वो आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाले जो लिमिट्स हैं f4 ऑफ y और f3 ऑफ y वो आ जाएंगे, और उनको हम जो है वो पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं जब मैंने फंक्शन को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे n आ गया एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट, और dy का फंक्शन रह गया क्योंकि dx वाला हमारे पास इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी f4 ऑफ y और लोअर लिमिट आ जाएगी f3 ऑफ y। अब ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास x के लिए, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट है हमारे पास x के लिए, तो हम इस x के फंक्शन में इनको पुट करेंगे, y वाले फंक्शन को पुट नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। तो जब मैंने इनको पुट किया स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाली जो इंटीग्रल था e टू f उसको वैसे ही रखा, n को वैसे रखा, x को वैसे रखा, y की जगह पे मैंने वैल्यू जो है वो y को वैसे ही रखा और x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप देख सकते हैं अपर लिमिट और फिर मैंने किया लोअर लिमिट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर सकते हैं जैसे प्रीवियस स्टेप में किया था, तो दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग कर दी मैंने, e टू f और e टू f। f3 ऑफ y बाद में आ रहा है, f4 ऑफ y पहले आ रहा है। सीक्वेंस करने के लिए 3 ऑफ y वाले फंक्शन को पहले लिख लें, 4 ऑफ y वाले फंक्शन को बाद में लिख लें, तो वो मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से इनकी जो इंटीग्रेशन के हमारे पास लिमिट्स हैं e टू f, अगर इनको चेंज करें
तो हमारे पास यहाँ पे माइनस पहले से है तो एक और माइनस आएगा, दोनों फंक्शन प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टोटल फंक्शन है वो प्लस में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे लिमिट्स को चेंज करूंगी ई टू एफ को एफ टू ई करूंगी, एफ टू ई, तो ये हमारे पास माइनस था तो एक और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है थ्री ऑफ वाई वाला आ जाएगा और अगला फंक्शन है फोर ऑफ वाई वाला, और इसको भी हम अब इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये लिमिट्स हैं किसकी, एक्स की, और वाई वाले फंक्शन वैसे ही हैं, तो हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में एन एक्स वाई, यानी एन जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन में बच रहा है वो है हमारे पास डी ऑफ वाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो जब इक्वेशन नंबर 1 को मैं कॉल कर लेती हूँ जो हमने ड्राइव करके रखी हुई है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ग्रीन्स थ्योरम है इसका जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जनरल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने कॉल किया, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका ये जो वाला माइनस वाला साइन है ना, इसको इधर मूव कर लेंगे, ऐड करने से पहले माइनस वाले साइन को इधर मूव कर लेंगे, तो ये और ये वाला दोनों फंक्शन यानी राइट हैंड साइड वाले फंक्शन दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये m और dx वाला फंक्शन प्लस में, उसका माइनस मैंने इधर मूव कर लिया, उसके बाद ये वाला फंक्शन प्लस में, तो इधर हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है पहले से प्लस में, वो मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया, ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो इसका जो माइनस है वो मैंने इधर राइट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू दिस, यानी कि हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाता है सरफेस इंटीग्रल में या टू डिमेंशन में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था ग्रीन्स थ्योरम। अगर इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।